Our next topic of discussion is measures of central tendency. ठीक है जी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है और उसके मेजर्स क्या होते हैं। देखो, सेंट्रल टेंडेंसी ये होती है कि हम पूरे डाटा को किसी एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, अब पूरे डाटा को कैसे एक नंबर से रिप्रेजेंट कर सकें, जैसे हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि कितने रन उसने हर ओवर में बनाए। सपोज 300 रन बनाए उन्होंने 50 ओवर्स में, 350 ओवर्स, तो हम कहते हैं एवरेज क्या है यार, इसकी एवरेज उसकी आती है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं कि 6 रन्स पर ओवर बनाए। भाई एक ओवर में 6 रन बनाएगा तो भाई 50 ओवर में 300 रन बन जाएंगे। चाहे किसी एक ओवर में उसने 3 रन बनाए और दूसरे ओवर में उसने क्या कहते हैं 10 रन बनाए हो। ठीक है, फिर किसी ओवर में उसने 6 रन बनाए हो, फिर 7 बनाए हो, ऐसे तो सब में एक जैसे तो नहीं बनाएगा वो रन। तो इसका मतलब है कि मैंने एक नंबर पकड़ लिया कि 6 रन पर ओवर मेरी एवरेज है। तो ये एक ऐसा नंबर है जिसने मुझे हर जो 50 ओवर्स में जितने जितने रन बने उससे छूट दे दी। ईजी हो गया मेरे लिए काम। तो मैंने कहा कितने रन पर ओवर बनाया जी, एवरेज क्या है, एवरेज वर्ड से यूज़ करते हैं क्रिकेट में से, भाई 6 रन पर ओवर। ठीक है, तो अब आप अपने आप इसे, क्योंकि 50 ओवर का गेम है आपको पता, आप इंटू 50 कर लेंगे तो आप एकदम बोलोगे अच्छा 300 रन है ना। अब ऐसे ही आपसे कोई सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेता है रोज़मर्रा की हमारी लाइफ में कि आप कितनी रोटी खाते हो, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कल मैंने 3 खाई या कल मैंने 2, परसों मैंने 2 खाई थी, उससे पहले मुझे बड़ी भूख लगी थी मैंने 4 खाई। नहीं, आप एक बार अपना एक जनरल नंबर बोल देते हो, मैं 3 रोटी खाता हूँ, मैं 2 रोटी खाता हूँ। ठीक है, वो जो एक नंबर है उसको हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। ठीक है, और इस सेंट्रल टेंडेंसी मतलब आपके पूरे डाटा को शो करने के लिए एक नंबर, तो दैट इज योर सेंट्रल टेंडेंसी। रिप्रेजेंटेशन है, वो नंबर आपको रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे डाटा को। ठीक है जी, तो उसमें अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक और एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा। आपसे पूछा जाता है भाई आपके कितना स्कोर कितना आया आपका, तो आप ये थोड़ी यूँ बोलते हो हिंदी में मेरे इतने आए, मैथ्स में मेरे इतने आए, सोशल स्टडीज़ में मेरे कितने आए। ठीक है, अलग अलग नंबर नहीं बोलते ना आपकी, मैथ्स में मेरे ये 95 हैं जी, इंग्लिश में मेरे 90 हैं जी, या किसी में मेरे 60 हैं जी, या किसी में मेरे 30 तो मैं नहीं लिख रहा हूँ पर चलो आ भी गए, किसी में 33 हैं जी मेरे, किसी में मेरे 100 ही आ गए हैं। राइट, तो आप ऐसे नहीं बताते, आप इनकी रफली एक नंबर बोलते हो जो आप परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, टोटल नंबर डिवाइडेड बाय 500 जो करते हैं, तो एक नंबर आता है। सपोज आपका परसेंटेज यहाँ 80% बन रहा है, तो आप वो एक नंबर जो बोलते हो दैट इज योर सेंट्रल टेंडेंसी, वो एक नंबर है। ठीक है, कि मेरे 100 में से, इसका क्या मतलब है कि 100 में से 80 नंबर आते हैं मेरे, हर 100 नंबर में से 80 नंबर आ रहे हैं, तो वो जो सिंगल नंबर है दैट इज योर सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखो एक सिचुएशन है नीचे उसने दी हुई। ठीक है, वो कहता है कि 2 स्टूडेंट्स हैं मैरी और हरी, उनको टेस्ट कॉपीज मिली हैं, उसके अंदर 5 क्वेश्चंस थे टेस्ट के अंदर, सब 10-10 मार्क्स के टेस्ट थे। अब उनके स्कोर ये आए हैं, तो जो 5 टेस्ट हुए थे, ठीक है जी, अच्छा सॉरी 5 टेस्ट नहीं 5 क्वेश्चंस थे उसमें, तो क्वेश्चन वाइज मार्किंग की गई है, हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का था। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैरी के 10 मार्क्स आए हैं, हरी के 4 आए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में मैरी के 8 आए हैं, हरी के 7 आए। ऐसे ही हर क्वेश्चन में दिए गए हैं मार्क्स। राइट, अब वो कहता है कि मैरी का स्कोर क्या है, तो मैरी का एवरेज स्कोर है 42 टोटल है, 5 उसने टेस्ट में कर दिए, 5 क्वेश्चन से टेस्ट में, तो 8.4। और हरी का एवरेज स्कोर क्या है कि 41 उसका टोटल सम बन रहा था, सबको ऐड करके देख लो आप, 4 + 7 + 10 + 10 + 10, तो 30 तो ये हो गए, प्लस 11 41। राइट, तो आपने सम किया सबका और 5 से डिवाइड कर दिया। ओके, तो ये आपका 8.2 आ गया। तो कहने का मतलब वो हर क्वेश्चन के मार्क्स नहीं बताएगा, वो बोलेगा मेरे तो जी एवरेज 8.2 आए हैं, हरी बोल रहा है, और मैरी बोल रही है मेरा एवरेज 8.4 आया, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं उसी टाइप का हो गया भी। ठीक है, तो ये जो एक नंबर है ये सेंट्रल टेंडेंसी है। ठीक है, और इसको हम मीन बोलते हैं। हम देखेंगे आगे फॉर्मूला क्या है। फिलहाल हमने क्या किया कि 5 क्वेश्चन थे, 5 का स्कोर ऐड किया और डिवाइडेड बाय जितने क्वेश्चन थे यानी 5 थे उसी से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा एक एवरेज वर्ड इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एवरेज स्कोर आ गया। ठीक है, पर क्वेश्चन। अब आप इसे इंटू 5 करोगे, देखो अगर आप वैसे भी आप देखो ट्रांसपोज करोगे तो 5 मल्टीप्लाई होने जाएगा इधर, तो 5 × 8.4 करेंगे वापस से 42 आ जाएगा।
ठीक है, तो एवरेज हमने एक सिंगल नंबर से बता दिया कि मैरी का स्कोर क्या है, और हरी का भी अंदाजा लग जाता है इससे, राइट। तो मैरी की परफॉर्मेंस बेटर होगी, सीधी सी बात ये। तो अब हरी का भी, यहाँ पे हरी का एवरेज स्कोर कम आ गया। अब हरी क्या करता है, हरी एक गेम खेलता है। हरी कहता है देखो जी मेरा मिडल मोस्ट स्कोर जो है वो 10 है, जबकि मैरी का मिडल मोस्ट स्कोर जो है वो 8 है, बीच वाला स्कोर। 5 क्वेश्चन है तो बीच वाला स्कोर, तीसरा क्वेश्चन जो है उसमें मेरा 10 है, इसके 8 है, मेरे नंबर ज़्यादा है। मेरी सेंट्रल टेंडेंसी, मेरा डाटा तो 10 नंबर से ही आप वो करो, और मैरी के 8 नंबर से रिप्रेजेंट करो डाटा को। तो ये भी एक पहलू है। इसके बाद फिर वो कहता है कि एक और करते हैं, कह रहा है मेरे ज़्यादा क्वेश्चन में 10 मार्क्स आए हैं, मेरे 3 क्वेश्चन में 10 मार्क्स आए हैं, इसका एक क्वेश्चन में 10 मार्क्स आया है, तो मेरा तो क्या होना चाहिए, मेरा डाटा का, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन में 10 मार्क्स आए हैं, तो मेरा रिप्रेजेंटेशन जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो 10 होनी चाहिए, ठीक है, मेरा स्कोर 10 काउंट होना चाहिए। और मैरी में जो ज़्यादा नंबर किसके आए हैं, 8 2 बार आए हैं, तो मैरी का स्कोर 8 काउंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये 3 टेक्निक्स होगी हमारे पास, ठीक है। एक क्या हुई कि आपने सबका सम करा और आपने डिवाइड कर दिया उतनी ही नंबर ऑफ टर्म से, जैसे हमने एवरेज निकालते हुए करा ऊपर। फिर हम कर रहे हैं कि जो मिडिल मोस्ट डाटा है, पहले हमने उसको एक टाइप से अरेंज कर लिया, कम से ज़्यादा में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर लिया हमने जैसे, और उसमें देखा हमने जो मिडिल मोस्ट आ रहा है उससे डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे 10 और 8 आ रहा है यहाँ पे। और तीसरा है कि मैक्सिमम कितना रिपीट हो रहा है, कौन सी ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम रिपीट हो रही है, उससे भी हम डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन 3 चीज़ों को हम बोलते हैं जी मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, मीडियन एंड मोड। तो मीन क्या होता है, जो फर्स्ट केस में मैरी और उसका एवरेज निकाला गया, एवरेज इज मीन बेसिकली, ठीक है। तो आपने जो टोटल सम करा जो कि 42 वगैरह आया था, और उसको डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, या नंबर फ्रीक्वेंसी से आपने डिवाइड कर दिया, ठीक है, नंबर ऑफ जितनी भी आइटम्स हैं मैंने उससे डिवाइड कर दिया, या ऑब्जर्वेशंस लिख लो इधर, तो वो तो एवरेज बन गया। ये एक तरीका है। दूसरी सेंट्रल टेंडेंसी है मीडियन। मीडियन कौन सी है, जो हरी ने स्कीम लगाई थी कि जो मिडल मोस्ट वैल्यू है ना, जो मिडल स्कोर है, उससे हम डाटा को रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है जी, तो उसको बोलते हैं मीडियन। और जो सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफन स्कोर्ड, जैसे हरी के 3 बार 10 आए थे, तो कह रहा मेरा तो इससे डाटा को रिप्रेजेंट करो, तो वो जो मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशन होती है उससे जो हम सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं उसको बोलते हैं मोड, ठीक है। तो ये तीनों हमें क्लियर हो गई हैं बिल्कुल। तो इनका यूज़ डिपेंड करता है किस किस सिचुएशन पे हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सिचुएशन पे कैसे करेगा, नॉर्मल आइटम्स में जब आपने करना है एवरेज काम कर देगा आपका, ठीक है। लेकिन इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपके सब जगह स्कोर 80, 70, 90 आ रहे हैं और एक में आपका स्कोर जो है 33 आ जाए, ठीक है, तो आपका जो है परसेंटेज एकदम बिगड़ जाएगी। कहाँ तो यहाँ आपकी 80 पे चल रही है परसेंटेज, ये आते ही आपकी परसेंटेज 60 पे आ जाएगी, या मे बी 50 पे आ जाए, ठीक है। तो इस अकेली एक जो एक्सट्रीम वैल्यू है जो डाटा से बहुत दूर चली गई है, ठीक है, वो आपका खेल बिगाड़ देती है। तो ये आपको कई केसेस में सूट नहीं करता है, तो वहाँ पे हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ये इसकी डिसएडवांटेज है मीन की। मिडिल मोस्ट वैल्यू कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जहाँ भी आपने निकालना है कि आधी क्लास के बच्चों के कितने नंबर आए, आधी के कितने आए। तो अगर आधी क्लास के बच्चों के नंबर 70% आ जाता है, हमारा बीच वाली वैल्यू बाकी के उससे कम है और बाकी से उससे ज़्यादा, तो हम ये कह सकते हैं कि 70 वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि आधी के नंबर कितने से ज़्यादा, तो आप कहेंगे 70 से ज़्यादा, तो उस केस में मिडिल वैल्यू से क्या कहते हैं, मीडियन से डिनोट कर देंगे डाटा को। फिर हम कहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, तो वो मोड हो जाएगा। तो मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स अगर आपके 85 आए हैं, ठीक है, तो आप कहोगे कि मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स 85 आए हैं। अगर सपोज 30 में से 20 जनों के मार्क्स आपके 85 के अराउंड है, तो वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों देखो, एक ही डाटा से हम तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उस पर डिपेंड करेगा, क्या सिचुएशन है उस पर डिपेंड करेगा। एक और आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। शूज़ की मार्केट है, आपकी शॉप है शूज़ की, आपका, या चलो शूज़ छोड़ो, आपका बिस्किट की शॉप है आपकी, या चिप्स की शॉप है आपकी, आपका ओरियो सबसे ज़्यादा बिकता है बिस्किट। अब आप और कोई बिस्किट मंगाओगे क्या,
चाहे आपकी दुकान में 100 बिस्किट पड़े हों, लेकिन अगर आपका बिस्किट ओरियो बिकता है तो आप सिर्फ ओरियो मंगाओगे। तो उस केस में हम कौन सा क्या कहते हैं ले रहे हैं चीज़, मोड को प्रेफरेंस दे रहे हैं। आप अपनी सेंट्रल टेंडेंसी मोड को रख रहे हो, मैक्सिमम रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी, क्योंकि वो मुझे प्रॉफिट दे रही है। तो डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में हम क्या लेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मीन और एवरेज, ये एक ही चीज़ को बोलते हैं हम। उसकी डेफिनेशन क्या है देखो, द मीन और एवरेज ऑफ a number of observations is the sum of the values of all the observations divided by total number of observations, और इसको हम x बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये देखो नीचे यहाँ लिखा हुआ है, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। राइट, ये फॉर्मूला आ गया। अब इसमें इसको हम अगर टेक्निकली एक सिंबल है, अगर इसमें होगा तो ठीक है, अदरवाइज आपको आना चाहिए। ये सिग्मा है, आपने ई जैसा जो सिंबल दिख रहा है आपको ऐसे एजिस वाला, इसको सिग्मा बोलते हैं। सिग्मा का मतलब होता है सम ऑफ ऑल, सबका सम कर रहे हैं, समेशन भी बोल देते हैं इसे। आगे एक्स आई ओवर एन, एन इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस और सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस दिस। तो सिग्मा का मतलब क्या होता है, आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, आई की वैल्यू आपकी 1 से लेके n तक जाएगी, क्योंकि नीचे n आइटम्स ले रहे हैं ना। तो ये एक जस्ट सिंबल है लिखने का। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मैं x1 लूँगा, पहली टर्म आई की जगह 1 डाल दिया, फिर आई की जगह 2 डालेंगे, और समेशन का मतलब होता है सम करेंगे। फिर x3 कब तक चलता रहेगा ये, जब तक मेरी n आइटम्स का सम नहीं हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, ये इसका मतलब है। तो जस्ट एक सिंबल है ये, और इसका ये मतलब है, हमें ये समझ आना चाहिए। और इंग्लिश में ये मतलब है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, इसको बोलते क्या हम, सिग्मा या समेशन, सिग्मा या समेशन। ठीक है जी। अब जैसे इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल 10 में 5 people वर आस्क्ड about the time in a week they spend in doing social work in their community। तो 5 लोगों से हमने पूछा है कि भाई आप अपना टाइम जो है एक हफ्ते का कैसे स्पेंड करते हो सोशल वर्क के लिए, कितना करते हो मतलब। तो उन्होंने कहा they said 10, 7, 13, 20 and 15 आवर्स। मतलब पहले आदमी ने कहा मैं 10 आवर्स स्पेंड करता हूँ, दूसरे ने कहा मैं 7 आवर्स पर वीक स्पेंड करता हूँ, तीसरे ने कहा 13 आवर्स, ऐसे ही 20 आवर्स और 15 आवर्स। 5 लोगों का हो गया डेटा रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मीन और एवरेज टाइम इन अ वीक डिवोटेड बाय देम फॉर सोशल वर्क। सबका उसे क्या चाहिए कि एवरेज चाहिए, एक चाहिए कि लोग कितना, ये 5 लोग कितना टाइम डिवोट कर रहे हैं सोशल वर्क के लिए। 5 लोग, एक का नहीं 5 का। ठीक है, एक एक का तो है ही है ये सारा। तो हमारा जो मीन निकालना है वो क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस ओवर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो इसका क्या मतलब होता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, 5 की ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे। तो x1 की वैल्यू क्या है 10, क्योंकि x1 मेरी पहली ऑब्जर्वेशन हो गई ना। इसी को जो सिंबल्स में लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, सिग्मा xi ओवर n। अब n कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आई जाएगा 1 से यहाँ ऊपर की तरफ लिख देते हैं 5 तक, मतलब 1 से 5 जा रहा है, तभी 5 ऑब्जर्वेशन हुई ना हमारे पास। तो जब मैं x को 1 डाल दूंगा xi को, तो x1 आ जाएगी, समेशन से प्लस आ जाएगा, xi 2 आ जाएगी, फिर i को 2, फिर i को 3, फिर i को 4, फिर i को 5। सिंपल। अगर ये समझ नहीं भी आता तो कोई फ़र्क नहीं है, आप सिग्मा x ओवर n लिख दोगे, काम हो जाएगा, उसका भी यही मतलब है। ठीक है, तो आप सिंपली भी लिख सकते हो, और आपको क्या है मतलब समझ आना चाहिए बस। तो मैंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ले ली 10, सेकंड ऑब्जर्वेशन मेरी +7 हो जाएगी, फिर +13 आ जाएगी थर्ड ऑब्जर्वेशन, फिर 20, फिर 15 और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 10 + 20 30, 30 + 15 45, 45 + 7 52, 52 + 13 इज 65। तो 65 ओवर 5 आया, कैंसल आउट 13। तो 13 आवर्स जो है एक वीक में ये सारे जने काम करते हैं सोशल वर्क, ये एवरेज है इनका। तो ये अब नेक्स्ट में देखो,
सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दिया एक्स बार के लिए, सबको ऐड करा पांचों ऑब्जर्वेशंस को, 65/5 13। ठीक है जी, ओके डन। तो 13 आवर्स एक वीक में करते हैं। अब ये आ गया जो हमने सिग्मा देखा था, इसको ऐसे लिखने का तरीका हम देख चुके हैं। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, ये मेरा सिग्मा xi ओवर n मेरा x बार का फॉर्मूला बन गया। तो ये हमें अब समझ आना चाहिए। ठीक है, आप इसको बाय हार्ट लर्न करेंगे कि ये जो फॉर्मूला है मेरा, ये वाला, अब मुझे समझ आता है कि समेशन ऑफ xi, i जो है 1 से n तक जाएगा, डिवाइडेड बाय n है क्या ये, इसका मतलब है x1 प्लस x2 कहाँ तक, xn तक ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाय n, यानी कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है जी, ये तीनों चीजें हमें समझ आनी चाहिए। ये एक ही चीज है, हमारे ब्रेन को इसकी आदत पड़नी चाहिए। जब तक नहीं पड़ेगी आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। अब इससे अगली एग्जांपल देखो, एग्जांपल 11। ये क्या बोल रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल गिवन इन एग्जांपल 2। तो ऊपर एग्जांपल 2 में 30 बच्चों के मार्क्स दिए हुए थे, तो ये देखो ये 30 मार्क्स हैं ये। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगर आप वो निकालोगे, क्या कहते हैं, मीन निकालोगे, तो सम ऑफ ऑल करेंगे। तो ये आप x1 x2 कहाँ तक, x30 तक ऐड करोगे। अब क्या ये पॉसिबल है कि आप ये 30 कैलकुलेशंस को ऐड करो? पॉसिबल तो है, बट बहुत टीडियस है, लंबा काम है। तो आप इस 1779 जो सम आया है इन सबको उसने करके दिखाया है, डिवाइडेड बाय 30 कर दोगे। ठीक है, फॉर्मूला अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, सम ऑफ ऑल मेरे पास आ ही गया, सिग्मा xi, i इज फ्रॉम 1 to 30, यानी 30 टर्म्स का मैंने सम कर दिया। तो ये मेरा मीन निकल के आ गया 59.3। पर क्या कोई इसके अलावा तरीका है? तो चलो देखते हैं। अब देखो ये 30 लोगों का, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसने टेबल नहीं बनाया, बट आई वुड लाइक टू हैव अ टेबल। अब हमने ये टेबल बना लिया, उस 30 बच्चों के जो मार्क्स आए थे हम उसका टेबल बना लेंगे। टेबल हमें बनाना आता है, टेबल हमारे को आराम से बनाना आता है, हमारा कंसर्न नहीं है। आपने मार्क्स का लिया, क्लास नहीं कहेंगे अभी ये आपका सिंपल अनग्रुप्ड वाला है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया। तो 10 मार्क्स कितने बच्चों का आए हैं हमने काउंट कर लिया, उस टेबल में से एक बच्चे के आए हैं, फ्रीक्वेंसी बना ली हमने। ठीक है, ये टेबल बन गया। फर्स्ट 2 कॉलम्स हमें आराम से बनाने आते हैं। राइट, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में, सेकंड एक्सरसाइज में सॉरी, ये देखा था। अब हम इसका कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो आप देखो कि अब आप एक नया कॉलम इंट्रोड्यूस करोगे FI/XI। ठीक है जी, तो मेरे एक बच्चे ने इसको नाम दिया था, उसके बाद से आज तक मेरे दिमाग में वही नाम फिट हो गया है, फिट, और इसका नाम बोलता था वो फिक्सी। तो आप फिक्सी निकालोगे। फिक्सी है क्या? FI/XI। देखो आप 10 मार्क्स एक बच्चे के आए हैं, तो टोटल मार्क्स कितने बने? 10 ही बने। ऐसे ही 20 मार्क्स एक बच्चे के आए हैं, मल्टीप्लाई कर दिया 20 × 1 तो 20 ही बने। 36 मार्क्स 3 बच्चों के आए हैं, तो टोटल मार्क्स कितने बने? 36 × 3 करेंगे ना हम, टोटल मार्क्स तो 108 आ गए ना। ठीक है, कहने का मतलब वही है कि 2 जने अगर 4 रोटी खाते हैं तो टोटल रोटी कितनी बनानी पड़ेगी मम्मी को? 4 × 2 8 चपाती बनानी पड़ेंगी ना मम्मी को। तो हमने मल्टीप्लाई किया है, दिस इज फिक्सी। और फिक्सी का रोल क्या है? क्योंकि मेरा जो फॉर्मूला है, मुझे उसमें मीन का जो फॉर्मूला है, मुझे उसमें ऊपर सम चाहिए सबका। तो सम तो मुझे टोटल चपातीस का, अगर 3 रोटी 4-5 जने खाते हैं तो 15 रोटियां और बनानी पड़ेंगी। तो टोटल रोटी तो 15 + 8 23 बनानी पड़ेंगी ना। तो ये फिक्सी से हमारी वो आ रही है, सारी सम आ रहा है। 40 मार्क्स 4 जनों के, 40 × 4 160। ऐसे ही आप सारे मल्टीप्लाई कर लेंगे कॉलम्स, तो आपका फिक्सी का कॉलम तैयार हो गया। अब आप इस फिक्सी को ऐड करेंगे सबको, तो आपका ऐड करके आप देखेंगे वही आ रहा है 1779। तो अब मुझे 30 आइटम्स ऐड नहीं करनी पड़ी, मुझे कुछ यहाँ पे 10-12 आइटम्स ही ऐड करनी पड़ी। अच्छा, अब नीचे क्या है? नीचे n तो 30 चाहिए मुझे। आप जो ये फ्रीक्वेंसीज हैं जब इनको ऐड करोगे तो आपका अपने आप 30 आना चाहिए। अगर ये 30 नहीं आ रहा मतलब आपने टेबल ठीक नहीं बनाया। अब जब आप
एफ आई को ऐड करोगे तो ये सिग्मा एफ आई बन जाएगा, क्योंकि सिग्मा का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल, और इधर ये सिग्मा एफ आई एक्स आई बन जाएगा क्योंकि आपने फिक्सी को ऐड कर लिया। तो अब जो मेरा फॉर्मूला डिराइव होगा वो क्या होगा, सिग्मा फिक्सी ओवर फी। ठीक है जी, यानी कि ऊपर मेरा सम ऑफ ऑल आ गया, ठीक है, टोटल मार्क्स आ गए, सम ऑफ ऑल मार्क्स, और नीचे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए, एन ही है बेसिकली ये। ठीक है, तो जब मैंने इसको अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया टेबल, तो उसमें मुझे मीन ऐसे निकालना पड़ेगा, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, उसका मीन ऐसे ही आएगा, सिग्मा फिक्सी ओवर फी। अब ये हमें समझ आ गया। अब इस पर टेक्निकली क्या करते हैं, 1779 ओवर 30 ही आ रहा है, पहले भी यही कह रहा था, और आंसर भी वही आ जाएगा जो भी 50 पॉइंट कुछ आया था, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया है एक्स बार का। ठीक है जी, अनग्रुप्ड का। अब आप 1779 को आप डिवाइड कर सकते हैं 30 से, आपका मीन आ जाएगा जो भी 53 पॉइंट जो भी आया था। अब इसमें आप टेक्निकली करेक्शन करेंगे तो कितनी है, 30 आइटम्स है ना, तो आई कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो आप इसमें देखेंगे ये जो अब आपकी आइटम्स है ये सिर्फ 13 बची हैं। तो अब आई जो है फिक्सी का वो 1 से लेके 13 तक जाएगा, क्योंकि अब एन नहीं डाल रहे हैं हम। अब ये जितनी बची हैं नंबर ऑफ आइटम्स ये काउंट करी 13 है, ये भी आई जो है 1 से 13 तक जा रहा है, क्योंकि एफ आई ऐड कर रहे हो आप एन नहीं ले रहे हो, आप एफ आई को ऐड कर रहे हो। तो कितनी फ्रीक्वेंसीज हैं, 13 फ्रीक्वेंसीज हैं, काउंट कर लो। ठीक है, तो टेक्निकली इज दिस, अदरवाइज आप सिग्मा फिक्सी ओवर सिग्मा फी लिखेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट, टीचर को समझ आ जाएगा कि आपको आता है, राइट। तो ये देखो, ये मेरा अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में फॉर्मूला क्या बन गया अब मीन का। पहले जब रॉ डाटा था, रॉ डाटा के केस में मेरा फॉर्मूला था एक्स बार का सिग्मा एक्स आई ओवर एन। ठीक है, सारे हम अलग अलग करते हैं, आई जो है वो 1 से n तक जा रहा था। अब अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला क्या बन गया, सिग्मा फिक्सी ओवर फी। सिग्मा भी याद रखने की जरूरत नहीं हो, तो आपको याद रह ही जाएगा, फिक्सी ओवर फी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल से एफ हमें मिल जाएगा, तो इससे हमें मीन पता चल जाएगा। और आई इसमें कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, आई इसमें 1 से n तक जा रहा है टेक्निकली। ठीक है जी, नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो मेरा सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है जी, मीडियन। मीडियन जो है वो क्या है, अब ये भी पहले हम अनग्रुप्ड का देखेंगे, रॉ डाटा का, अनग्रुप्ड का नहीं, रॉ डाटा का। देखो रॉ डाटा में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मीडियन क्या था, मिडिल मोस्ट वैल्यू थी। तो सबसे पहला स्टेप है, कोई भी आपके पास डेटा है आप उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रीअरेंज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं हम एरे। ठीक है, एरे किसको बोलते हैं, जब डाटा को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। ठीक है, उससे क्या होता है, मिडिल वैल्यू बड़े आराम से मिल जाते हैं। डिसेंडिंग, अब आपके पास देखो सिंपल सी बात है, इसमें दो केस लगेंगे। केस क्या बनेंगे, एक तो अगर आपके पास n जो है वो अगर आपके पास ऑड है तो केस अलग होगा, और टोटल नंबर ऑफ आइटम्स अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस जो इवन है तो केस अलग होगा। ऐसा क्यों, देखो ऐसा इसीलिए है कि अगर आपके पास सपोज मैंने डाटा रीअरेंज कर लिया 1 2 3 4 5, ये आपकी फ्रीक्वेंसीज है, ऑब्जर्वेशन है सॉरी। तो अब इसमें 5 आइटम है, मिडिल मोस्ट आप बड़े आराम से निकाल सकते हो ये रही। ठीक है, लेकिन अगर यही आइटम्स आपकी 1 2 3 4 5 6 इवन कर दूं मैं, तो आपके पास मिडिल मोस्ट टर्म्स ये दो आएंगी, दो इधर छूट गई, दो इधर छूट गई, ये दो आ गई। तो ये इसमें प्रॉब्लम आती है। तो इसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, इसको ऐसे सॉर्ट आउट किया जाता है कि जब तो n ऑड है तब तो एक ही मीडियन निकल के आएगा। ठीक है, और वो कौन सा होगा मीडियन आपका, सीधी सी बात है, जितनी आपके पास नंबर ऑफ आइटम्स है, जैसे 5 है आपके पास, यहाँ पे काउंट भी 5 है ना, तो 5 में आप एक +1 करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो यानी कि
6/2 यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन, 3 नहीं, थर्ड ऑब्जर्वेशन। अब जब आप इवन लेंगे, इवन के केस में आप क्या करेंगे? इवन के केस में देखो, अच्छा इसमें जो है एक बात आपने खास ख्याल रखनी है, इस केस में बाई चांस सेम हो रहा है कि थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो बाई चांस 3 ही लिया हमने, जो डाटा लिया वो कुछ भी हो सकती है वैल्यू, यहाँ पे वो वैल्यू मीडियन होगा, ना कि थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो खुद। आप ये 3 मत लिखाना, इसके थर्ड ऑब्जर्वेशन में जो भी वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। जब आप n को इवन लेंगे तो आपके पास 2 मिडिल टर्म्स आ रही हैं, और हमेशा आएंगी भी 2, क्योंकि 2 इस साइड रह गया, 2 इस साइड रह गया, तो 2 मिडिल टर्म्स आएंगी। तो इसका हम क्या करते हैं, ये जो 2 मिडिल टर्म्स आती हैं इसका मीन कर देते हैं। तो इसका जब आप मीन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 3.5 आ जाएगा। तो 3.5 इसका मीडियन है, ठीक है। लेकिन निकलेगा कैसे? ऐसे निकलेगा कि आपके पास जो इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जैसे 6 टर्म्स हैं इस केस में, तो आप क्या करेंगे, 6/2 कर देंगे, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन, और उससे अगली +1, यानी कि 6/2 डिवाइड करने के बाद +1, यानी कि फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन 3 है, फोर्थ ऑब्जर्वेशन 4 है भाई, इस केस में जो हमने डाटा लिया चेंज भी हो सकती हैं। और इन दोनों का आप मीन निकालेंगे, इन दोनों का क्या करेंगे आप, मीन निकालेंगे। तो दैट मीन्स आप क्या करेंगे, मीन दो आइटम्स का मीन क्या होता है, 2 का सम डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि आप n/2th, n आपका क्या है, ऑड है, यानी कि आप 6 ले रहे थे यहाँ n को, तो n 6/2 थर्ड टर्म आ गई है, ठीक है। सो n/2th टर्म और n/2 में +1 कर देंगे, उससे अगली टर्म, उन ऑब्जर्वेशंस का मीन लेंगे आप, ठीक है। तो अब आपको एग्जांपल से मैं और समझाऊंगा इसमें, 16th वाले को भी मत देखना, ये जो नीचे वाली एग्जांपल है उससे और समझ आ जाएगा, ठीक है जी। तो 2 मिडिल मोस्ट टर्म्स का मीन ले लेंगे हम, और जब n ऑड होगा तो आप सीधा सीधा क्या फॉर्मूला बना, n+1, अब +1 पहले करेंगे डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे देखो 5 में +1 पहले किया था, तो 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन मीन आई थी। मैं इसको कैसे याद रखता हूँ, मेरे को जब शुरू में याद नहीं होता था तो मैं कहता था आप खुद देखो ना, n ऑड है, क्या 2 से डिवाइड होता है, क्या n नहीं होता है, तो आप इसमें +1 पहले करोगे तो ये इवन बन जाएगा, फिर 2 से डिवाइड। तो n जब ऑड होगा तो आपकी जो मीडियन होगी, कौन सी टर्म होगी, कौन सी ऑब्जर्वेशन होगी, n+1/2, और जब इवन होगा तो सीधा 2 से जा रहा है, तो पहले 2 से डिवाइड कर दिया और फिर उसमें एक +1 कर दिया, ठीक है। तो उन दोनों ऑब्जर्वेशंस का मीन निकाल लेंगे तो वो मीडियन आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है, बाकी एक और एग्जांपल से समझेंगे और क्लियर हो जाएगा। अब आओ इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। द हाइट्स इन सेंटीमीटर ऑफ 9 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास आर एज फॉलोज। तो ये आपको 9 स्टूडेंट्स की हाइट दी हुई है। फाइंड द मीडियन ऑफ दिस डाटा। अब n क्या है, ऑड है, तो एक ही मिडिल टर्म निकल के आएगी, राइट। तो सबसे पहला स्टेप क्या था हमारा कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है। तो यहाँ पे पहले हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं। तो 144, 145 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। अब आपको पता है कि मेरे पास n जो है वो 9 है, तो मैंने आपको क्या कहा था, एक मिडिल टर्म आएगी, कौन सी आएगी, अब n ऑड है, 2 से डिवाइड नहीं होता, तो एक ऐड कर लेते हैं इसमें, n 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी 10/2, यानी कि फिफ्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरी मीडियन होगी, ठीक है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कौन सी है मेरी, 1 2 3 4 5, ये मेरा मीडियन है 149, खत्म। जब ऑड नंबर है तो इतना सिंपल है। अब इसको अगर आप जनरल फॉर्मूले में कन्वर्ट करें तो आपको समझ आ गया कि n अगर ऑड है मेरा, तो मेरी मीडियन कौन सी टर्म होती है, मेरी मीडियन होती है n+1 डिवाइडेड बाई 2th ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 13। इसमें देखो इवन वाला सीखेंगे हम। द पॉइंट्स स्कोर्ड बाय अ कबड्डी टीम इन अ सीरीज ऑफ मैचेस आर एज फॉलोज। तो ये पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। उसने ये नहीं बताया कि कितनी टीम्स हैं, है ना, कितने मैचेस का है मतलब ये। तो कितने मैचेस में है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो n इवन हो गया, इवन वाला केस हो गया, 16 है n इसमें मेरा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं।
तो ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया इसने यहाँ पे। अब मिडिल टर्म कौन सी होगी, n इवन है तो 2 मिडिल टर्म्स होंगी। पहली कौन सी होगी, अब इवन है तो 2 से सीधा जा रहा है, तो पहली इवन टर्म होगी 16/2th, और अगली क्या होगी, उससे बस 1+1 कर देना। ठीक है, तो 16/2 कौन सी होगी, 8th हो गई, और ये कौन सी होगी, 8 + 1 9 होगी। तो 8th और 9th टर्म उनका मीन निकाल लेंगे हम। 8th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8th टर्म है और ये 9th टर्म है। ठीक है, अब इन दोनों का मीन निकालना है, तो मीडियन क्या बन गया, इन दोनों का सम करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, आ गया 12। तो ये जो मेरा है ये मेरा मीडियन है। ठीक है, ये जो पॉइंट्स हैं 12 पॉइंट्स जो हैं वो मेरे मीडियन है इस टीम के लिए, राइट। तो फॉर्मूला क्या बना, अब इसे फॉर्मूला बनाते हैं। जब n मेरा इवन होगा तो मेरा क्या होगा, हाफ, इस वाले हाफ को लिख रहा हूं मैं। 10 क्या है, 8th ऑब्जर्वेशन है ना, तो n/2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, प्लस 14 क्या है, n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन। इनका मीन निकाल दिया आपने। ठीक है, इंग्लिश में भी मीन लिख सकता हूं। तो ये मेरा मीडियन आ जाएगा जब मेरा n इवन है, यानी मीन ऑफ n/2th एंड n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट इज मोड। अब तीसरी सेंट्रल टेंडेंसी कौन सी बची है, मीन आ गया हमें, मीडियन आ गया, अब है मोड। और मोड क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा रिपीट करती है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, डेफिनेशन भी इसकी यही है, द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन विच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली। ठीक है, दैट इज एन ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द मोड। तो जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी अकर कर रही होगी उस डाटा में वो मोड हो जाएगी। जैसे एग्जांपल 14 देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स आउट ऑफ 10 ऑब्जर्व्ड बाय 20 स्टूडेंट्स। तो 20 स्टूडेंट के मार्क्स ये दिए हुए आउट ऑफ 10, इसका मोड क्या है, तो उसने इसको अरेंज करके लिख लिया। अरेंज करके लिखने से थोड़ा आसान रहा कि 2 इतनी बार आए हैं, 3 इतनी बार आए हैं, 4 इतनी बार है, 5 इतनी बार। तो आपको यहाँ देख के पता चल रहा है कि 9 जो है वो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, 9 जो है 4 टाइम्स रिपीट हो रहा है, बाकी 3 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। तो मैक्सिमम रिपीटिंग फ्रीक्वेंसी को ही तो लेना था मोड। तो मोड क्या हो गया, 9 इज माई मोड। 4 मत लिख देना मोड, 4 बार वो रिपीट हो रहा है। कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है, 9, तो 9 इज माई मोड। ठीक है जी, आपका मीडियन, मोड और जो आपका मीन है वो सब आपका ऑब्जर्वेशंस के बीच में से ही आता है। ठीक है, पॉइंट में आ सकता है जैसे 6.5 6.4, लेकिन आएगा इसमें से ही, ऑब्जर्वेशंस के बीच में से ही। ठीक है, इसके बीच में ही रहेगा कहीं ना कहीं। अगली है जी एग्जाम्पल 15, क्या बोल रहा है, कंसीडर अ स्मॉल यूनिट ऑफ अ फैक्ट्री वेयर देयर आर 5 एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, अ सुपरवाइजर एंड 4 लेबरर्स। द लेबरर्स ड्रॉ अ सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ। तो लेबरर्स की सैलरी पर मंथ की 5000 रुपीज़ है ईच, वाइल द सुपरवाइजर गेट्स 15,000 पर मंथ। सुपरवाइजर की सैलरी इज 15,000। कैलकुलेट द मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ द सैलरीज ऑफ दिस यूनिट ऑफ द फैक्ट्री। तो तीनों एक ही डाटा के निकालने को बोल दिए। अब मीन क्या होता है, मीन इज सिंपली आपका सम ऑफ ऑल एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। तो मीन इज आपने सम कर दिया 4 जो 5000 है जो सैलरीज के हैं लेबरर्स की, प्लस 15,000 सुपरवाइजर की, डिवाइडेड बाय 5। ऊपर यह है 35,000 सम करके, नीचे 5 आ गया, डिवाइड करके 7,000। तो 7,000 इज माय मीन। अब मीडियन ऑब्टेन करनी है तो हम क्या करेंगे, उसको डाटा में लिख लिया उसने अरेंजिंग जो असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, उसके बाद कितनी आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 है। तो 5 में आपको पता है कि 5 + 1/2 यानी 6/2, यानी कि थर्ड ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरा मीडियन होगी। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन इज दिस 5000। वैसे तो सेकंड और फोर्थ भी वही है पर कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो 5000 जो है वो मेरा मीडियन है, राइट, ₹5000। मोड क्या है, मोड भी मेरा मैक्सिमम रिपीट कौन सी फ्रीक्वेंसी हो रही है, 5000 ही हो रही है 4 बार। सो मोड इज ऑल्सो 5000 सिंस इट इज रिपीटिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ये मीडियन है और ये मीन है। अब देखो हमें सब समझ आ गया कंसेप्ट।
अब इसने हरी और मैरी का वही सबसे पहले जो एग्जांपल ली थी कि उनके नंबर कितने कितने आए थे, तो मीन जब निकाला था तो हरी का मीन 8.2 आया था मार्क्स का और मैरी का 8.4 आया था। फिर हरी ने बोला कि भाई मेरा जो मिडिल वैल्यू है वो 10 है और मैरी का मीडियन जो है 8 है। फिर वो बोला मैक्सिमम मेरे 3 क्वेश्चन में 10 मार्क्स आए तो मेरा मोड 10 है, इसका मैरी का 8 है। तो ये आपको जस्ट एक डाटा को 3 टाइप से हम सेंट्रल टेंडेंसी, ये तीनों मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है ना, तो हम उनके मार्क्स इन किसी भी तीनों में से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इनके अपने अपने फ़ायदे नुकसान हैं, ठीक है। तो जैसे हमने सबसे पहले देखा था कि एवरेज का क्या नुकसान है। एवरेज का मैंने आपको बताया था, कोई एक्सट्रीम वैल्यू आ जाए, कोई बहुत बड़ी वैल्यू आ जाए तो डाटा को अफेक्ट कर देती है। कोई कह रहा है मैं 2 रोटी खाता हूँ, 2 रोटी खाता हूँ, कोई कह रहा है 3 खाता हूँ, कोई कह रहा है 4, एक जन आ जाए मैं 100 रोटी खाता हूँ, डाटा इफेक्ट हो गया ना। कहाँ तो यहाँ पे आप सबका एवरेज आना था कि 2.5 रोटी खाता है कुछ इस टाइप का, और कहाँ अब आपका आ गया कि 60 रोटी खाते हैं, ना गलत हो गया ना ये, ठीक है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज अगर आप डाटा में डाल देंगे तो आपका जो मीन है वो गलत हो जाएगा। तो उसके लिए हम सिचुएशन बेस पे डिपेंड करता है कि हमारा जो मीडियन और मोड कैसे यूज़ करना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई गारमेंट की दुकान, कोई शूज़ की दुकान है, तो या ओरियो वाली दी थी एग्जांपल आपको कि जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बिकता है ना वही बार बार मंगाया जाएगा, तो वो मोड को रिप्रेजेंट डाटा करेगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। और कहीं पूछा जाएगा कि आधी क्लास के मार्क्स कितने आए हैं, तो उस केस में मीडियन जो है आपका ज़्यादा सूटेबल डेटा रहेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन से सेंट्रल टेंडेंसी को यूज़ करेंगे, कि हमसे मांगा क्या गया है, किस फॉर्म में हमसे डाटा को सेंट्रल टेंडेंसी को मांगा गया है, ठीक है।